हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था। पुष्प की संरचना आपने पढ़ा था। जो पुष्प होता है उसकी मुख्यतः चार भाग होते हैं। उनको दो चक्रों में बांटा गया है, सहायक चक्र, आवश्यक चक्र। सहायक चक्र में जिसमें आपने बाह्य दल और दलकुंज, और आवश्यक या जनन चक्र, पुमंग व जायांग, ये आपने पढ़ लिया था। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प के तल एंड समिति। पुष्प के तल एंड समिति मतलब पुष्प के तल में पुष्प किस व्यवस्था में है, उसकी समिति किस प्रकार की है, त्रिज्या समिति है या एक व्यास समिति है या असमित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पुष्प का वह भाग जो मात्र अक्ष के नज़दीक होता है उसे पुष्प का पश्य भाग, और जो मात्र अक्ष से दूर होता है उसे पुष्प का अग्रभाग कहते हैं। मतलब कि पुष्प जिस भाग से तने से शाखा से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि डायग्राम है, ये फूल है, ये तना है, तने के जिस भाग से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये तना है, तने इसके इस भाग से फ्लावर निकला हुआ है। तो मात्र अक्ष के जो भाग पास में होएगा, ये वाला भाग है, ये मात्र अक्ष के पास में है, तो ये कैसा होएगा, पश्य भाग, पोस्टीरियर पार्ट। और जो भाग मात्र अक्ष से दूर स्थित होता है, मतलब कि फूल का ऊपर वाला भाग, उसे बोलेंगे एंटीरियर पार्ट या अग्रभाग। ठीक है, तो मतलब कि जो मात्र अक्ष के पास होता है उसे पश्चिम भाग, और जो मात्र अक्ष से दूर स्थित होता है उसे अग्रभाग। सेकंड है जब पुष्प के केंद्र भाग से गुजरने वाले किसी भी उदग्र काट से दो समान भागों में बांटा जाए तो ऐसे पुष्प को त्रिज्या समिति। मतलब कि आप पुष्प को किसी भी उसके केंद्र भाग से किसी भी एंगल से उदग्र काट से काटो तो वो दो भागों में बटेगा। दो भागों में बटेगा मतलब कि यदि पुष्प में चार पुमंग है तो दो एक साइड होंगे और दो एक साइड होंगे, जैसे कि डायग्राम में त्रिज्या समिति है। इस उदर काट से काटोगे जब भी ये आधा आधा बटेगा, यदि इस उदर काट से काटोगे तो जब भी ये आधा आधा बटेगा। मतलब कि किसी भी आप उदर काट से काटोगे तो इसके दो समान भाग होंगे। अगला है जब पुष्प को केवल एक ही उदर काट के द्वारा दो समान भागों में बांटा जा सके तो ऐसे पुष्प को एक व्यास सममित कहते हैं। जैसे कि ये है, इसको एक ही उदर काट से काट सकते हैं, इसमें तो दोनों से काट सकते थे, इसमें केवल एक ही उदर काट से काटोगे तभी दो समान भाग होंगे, तो ऐसे पुष्प को कहेंगे एक व्यास समित। जैसे कि मटर। जब पुष्प को किसी भी उदर काट द्वारा दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता, ऐसे पुष्प को कहेंगे असमित। तीन सम्मतियां होगी, त्रिज्या समित, एक व्यास समित, असमित। त्रिज्या समित में किसी भी काट से काटो दो समान भाग होंगे, एक व्यास समित में केवल एक ही उदर काट के द्वारा दो समान होंगे, और असमित में किसी भी उदर काट के द्वारा दो समान भाग नहीं होंगे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है पुष्प अंगों की पुष्पासन पर स्थिति। पुष्प अंगों को बाह्य दल, दल, पुमंग व जायांग, मैंने आपको बताया था ये वाला भाग होता है पुष्पासन, जिस पर कि पुष्प के सारे भाग आश्रित रहते हैं। तो पुष्प अंगों की जो पुष्पासन स्थिति है वो किस प्रकार की है। पुष्पन का अंतस फूला हुआ सिरा पुष्पन कहलाता है। मैंने कहा पुष्पन का अंतस सिरा फूला हुआ पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन की पुष्प अंग की सापेक्ष स्थिति के आधार पर तीन स्थितियां होती है, अधोजायांग, परिजायांग और अधिजायांगता। अधोजायांगता, अधोजायांगता में क्या है, अधो मीन्स ऊपर, जायांगता मीन्स जायांग। इसमें पुष्पासन पर जायांग सबसे ऊपर तथा अन्य चक्र नीचे स्थित होते हैं, अतः इनके अंडाशय को ऊर्ध्ववृत्ति कहा जाता है। मतलब कि जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन पर जायांग तो सबसे ऊपर होएगा, और अन्य चक्र कौन से, पुमंग, बाह्य दल, दल उससे नीचे स्थित होंगे, तो उस व्यवस्था को कहेंगे अधोजायांग। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। जैसे ये है, इसमें जो ये दिख रहा है आपको डायग्राम अधोजायांग का, इसमें जो जायांग वाला पोर्शन है, जायांग वाले पोर्शन में मैंने आपको तीन भाग बताए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये भाग तो सबसे ऊपर है, जो और अन्य भाग है वो इसके नीचे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो नीचे है ना सारे इसके भाग, पुमंग दल और बाह्य दल, तो ऐसी व्यवस्था को कहेंगे अधोजायांगता। सेकंड है
परिजायांता, इसमें पुष्पासन किनारों पर से वृद्धि कर लेता है तथा एक प्यालीनुमा आकृति बन जाती है और अंडाशय आकृति से परिबद्ध हो जाता है। जो अधोजायांग की वो व्यवस्था पाई जाती है सामान्यतः धतूरे के फूल में, सरसों के फूल में। और जो परिजायांग का है जिसमें पुष्पासन वृद्धि कर लेता है और एक प्यालीनुमा आकृति बना लेता है, वो व्यवस्था पाई जाती है गुलाब में। जैसे कि डायग्राम है, पुष्पासन है, पुष्पासन ने वृद्धि कर ली, एक प्यालीनुमा आकृति बनानी जिससे कि ये जो जायांग वाला पोर्शन इसमें आ जाता है, तो ये व्यवस्था होगी परिजायांता, जैसे कि गुलाब के फूल में। थर्ड है अधिजायांता। अधिजायांता में क्या है, पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर या ढक लेते हैं तथा उससे संलग्न हो जाते हैं। पुष्प के अन्य अंग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए इसे अधोवर्ती अंडाशय भी कहते हैं, जैसे कि सूरजमुखी। अधोजायांग में आपने देखा तो जो जायांग वाला पोर्शन है सबसे ऊपर होता है और अन्य जो भाग है इसके नीचे होते हैं। लेकिन जो अधिजायांग है इसमें जो पुष्पासन है ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, इसमें वृद्धि करता है तो प्यालीनुमा आकृति बनाता है, लेकिन इसमें वृद्धि कर लेता है और इस जायांग वाले पोर्शन को पूरा ढक लेता है। पूरा ढक लेता है तो जो अन्य भाग होते हैं वो पुष्पासन से निकलते हैं। देखो ये बाह्य दल है, पुमंग है, तो ये पुष्पासन से निकलते हैं। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था पाई जाती है सूरजमुखी के फूल में। 3 हो गए पुष्प अंगों की पुष्पासन परिस्थिति 3 प्रकार की होती है, अधोजायांता, परिजायांता, अधिजायांता। अधो मीन्स ऊपर, जायांग सबसे ऊपर होता है। परि मीन्स परिजायांग का मतलब जायांग घिरा हुआ रहता है पुष्पासन से, और अधिजायांग का मीन्स जायांग नीचे होता है और अन्य सारे पुष्प अंग इसके ऊपर की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है आपके इन तीनों की। अगला टॉपिक है एक प्रारूपिक पुष्प की रचना में इसके भाग। एक प्रारूपिक पुष्प की रचना में 4 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प पत्र पुष्पासन पर अलग अलग चक्रों में, मैंने आपको बता दिया सारा, सहायक चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं, वही बात इस पे लिख के बताई गई है। बाह्य दल पुंज, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। सबसे बाहरी चक्र होता है पुष्प का, ये वाला भाग सबसे बाहरी होता है। सामान्यतः मैंने आपको बताया था ये हरे होते हैं और ये पुष्पासन पर सबसे नीचे वाली पर्व संधि पर लगे होते हैं। बाह्य दल जब आपस में जुड़े हुए हो तो उस अवस्था को संयुक्त बाह्य दली कहते हैं, और जब एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो उस अवस्था को पृथक बाह्य दली कहते हैं। बाह्य दल की संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। जब बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हो, मतलब यदि किसी में 5 बाह्य दल है वो आपस में जुड़े हुए हो तो उसे बोलेंगे संयुक्त बाह्य दली। और यदि किसी पुष्प में अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है, तो उस अवस्था को बोलेंगे पृथक बाह्य दली। जैसे कि ये है 5 है, ये जब आपस में जुड़े हुए हो, मतलब कि जो पांचों के पॉइंट है आपस में जुड़े हुए, उस अवस्था को बोलेंगे संयुक्त बाह्य दली। और जब ये आपस में जुड़े हुए ना हो, स्वतंत्र हो, तो उस अवस्था को बोलेंगे पृथक बाह्य दली। सेकेंड है दलपुंज। दलपुंज होता है वो पुष्प का दूसरा सहायक चक्र होता है और ये बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर होता है। सबसे बाहर बाह्य दल है और बाह्य दल के अंदर की ओर दलपुंज है। ये सामान्यतः रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिसके कारण ये कीटों को आकर्षित करते हैं और जिससे कीट आकर्षित होंगे तो पुष्प के परागण में सहायता होती है। फिर है आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र 2 होते हैं, पुमंग व जायांग, पुष्प के आवश्यक चक्र कहलाते हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। तीसरा चक्र सबसे पहले बाह्य दल, फिर दल, तीसरा पुमंग, तीसरा चक्र होता है। ये नर जननांग होते हैं। पुष्प का नर जननांग कौन होता है? पुमंग होता है। इन्हें पुंकेसर भी कहते हैं, पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। और ये पुष्पासन पर दलपुंज और जायांग के मध्य लगे होते हैं। जैसे कि डायग्राम है, ये जो पुमंग है ये दलपुंज और जायांग के मध्य में लगे हुए होते हैं। लास्ट है आपके आवश्यक चक्र जायांग। यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है जो कि पुष्पासन के सिरे पर पाया जाता है। मतलब कि सबसे बाहर बाह्य दल, फिर पुमंग, फिर सबसे अंदर की ओर कौन हो गया? जायांग।
और इस चक्र को आप कोशिका मादा जननांग कहते हैं और इसकी प्रत्येक इकाई को आप स्त्री केसर या अंडक कहते हैं और इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं।